बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। तो जैसे कि आज जुम्मे का रोज़ है और सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाता है, तो अगर सफाई सुथराई के ख्याल के साथ साथ आप दुरूद सलाम भी पढ़ें तो वो भी बहुत बेहतर होगा और बड़ा ही सवाब मिलेगा। और जुम्मे का रोज़ है तो सवाब ज़्यादा डबल मिलता है। तो आज आप जो है ना ये काम ज़रूर करिएगा और जुम्मे का मुबारक रोज़ है तो सबको जुम्मा मुबारक भी हो। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी बात से। तो अच्छी बात जो है वो ये है कि हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कामों में मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम तनकीद ना करें बल्कि एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई अगर हम करेंगे तो इस तरह से अगर एक शख्स किसी चीज़ की करने की अहलियत नहीं भी रखता, आप उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं तो वो चीज़ और वो हौसला जो है उसको इतना ज़बरदस्त मिलेगा और वो इतना उसको वार्म अप करेगा कि वो उस चीज़ को कर लेगा और नताइज जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे। तो इसी तरह अगर हम हर एक की हौसला अफजाई करें बजाय इसकी कि तनकीद करें। अगर कोई काम करने का अहल भी हो तो अगर आप तनकीद करेंगे तो वो शख्स जो है कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो बड़ा डिसहार्ट हो जाएगा और वो काम नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह जो अच्छी बात जो ये है कि आप लोगों की हौसला अफजाई करना सीखें, एक दूसरे की हौसला अफजाई करेंगे तो कामयाबियाँ भी मिलेंगी और नताइज भी अच्छे मिलेंगे। तो ये तो थी अच्छी बात और अच्छा मौसम भी है, तो अच्छे मौसम का हवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में मौसम आज कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे लाहौर के मौसम की कि लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। तो लाहौर में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में फॉग सुबह बहुत ज़्यादा थी और आते वक्त बहुत मुश्किल भी हुई मुझे भी ऑफिस, और यकीनन बहुत सारे लोग जो है जो ऑफिस जा रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे बच्चे, उनको भी मुश्किल हुई होगी। वैसे अब धूप निकल आई है और सर्दी जो है वो कम होने लग गई है, तो धूप जो है वो सेकें और अपना दिन जो है अच्छा गुजारें। रुख करते हैं कराची का और देखते हैं कि कराची का मौसम कैसा रहेगा। तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत देखते हैं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक कितना रहेगा और कराची के शहरी मौसम को किस तरह से इंजॉय करेंगे। तो कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, क्योंकि कराची में मौसम खुशगवार है, ठंड भी वहाँ पर ज़्यादा हो रही है और लोग इंजॉय करें। तो इस्लामाबाद में देखते हैं कि कैसा मौसम रहेगा और किस तरह से इंजॉय किया जा सकता है। कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद के बाद चलते हैं पेशावर और देखते हैं कि पेशावर का मौसम कैसा रहेगा और शहरी किस तरह से उसको एंजॉय करेंगे। तो पेशावर में कम से कम दर्जा 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर में भी मौसम खुशगवार हो गया है और ठंड ज़्यादा हो रही है, लोग यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। अब रुख करते हैं कोयटा का और देखते हैं कि कोयटा का मौसम कैसा रहेगा। कम से कम दर्जा 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा में ठंड बढ़ रही है, मौसम सर्द हो रहा है और वहाँ पर जो है गर्म कपड़े भी यकीनन निकाले होंगे सब ने, तो मौसम को कोयटा के शहरी भी एंजॉय करें। अब हम चलते हैं आज़ाद कश्मीर और देखते हैं कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा। कम से कम दर्जा 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते रुझान कैसा रहा है, मंडी में मंदी रही या तेज़ी देखने में आई है और किस किस शोबे में कारोबार क्या किया रहा है, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शराज अहमद। शराज, ये बताइएगा आज हफ्ते का आखिरी दिन है, स्टॉक एक्सचेंज में आज दिन का आगाज़ कैसे हुआ है?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते से लेकर आज तक जो है एक पॉजिटिव रुझान वो बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 38,700 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी जा रही है मुल्क में, इसके अलावा शरह सूद जो हुकूमत की जानिब से 13.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है, उससे इन्वेस्टर्स के जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। इसके अलावा मुसलसल ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी शेयर्स की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ भी मार्केट में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और ये इजाफे का जो सिलसिला है वो बतदरीज जारी है। कंपनीज़ की बात की जाए तो किन सेक्टर्स के शेयर्स में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रुझान देखा जा रहा है खरीदो फरोख्त का, वो है सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इसके अलावा ऑयल एंड गैस, जबकि जो फूड और बेवरेजेस की जो इंडस्ट्रीज़ है उनके शेयर्स की मालियत में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। और एक हफ्ते के दौरान जो मार्केट में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को तकरीबन 150 अरब रुपए का प्रॉफिट भी देखा जो है उनको मौसूल हुआ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है डिफरेंट सेक्टर्स में। इसी तरह हुकूमत की जानिब से भी कुछ माशी पॉलिसीज़ के हवाले से भी कुछ बेहतरी देखी जा रही है, जबकि करंट अकाउंट खसारे में कमी जो जिस तरह से आ रही है उसका भी इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट पर देखा जा रहा है और सरमायाकार दिलचस्पी ले रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने के लिए। जी शिराज, यहाँ पे ये बताएगा कि इस हफ्ते में देखा जाए तो शारिये क्या बता रहे हैं, रुझान क्या रहा है वैसे? जी पूरे हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। कभी बाज़ औक़ात मार्केट में 100 से 200 पॉइंट्स की कमी देखी गई तो कभी मार्केट में 300 से 400 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। यही सूरत हाल पूरे हफ्ता जो है हमने देखी कि स्टॉक मार्केट में जो एक मिला जुला रुझान रहा, ना ही मार्केट में कोई बड़ा नुकसान देखा गया और ना ही कोई बड़ा गेन देखा गया। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केट में 100 से 200 पॉइंट्स का जो चेंज है वो नज़र आ रहा है। इसी वजह से मार्केट जो है 38,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर चुका है, जो कि 9 माह के बाद मार्केट इस सतह पर पहुंची है। इसी के साथ साथ गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने देखा था कि मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड जारी था। 100 से 150 पॉइंट्स की जो कमी का सिलसिला था वो कुछ देखा जा रहा था पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, लेकिन जो ही मामला तय हुए कुछ सिमत नज़र आई। इकनॉमिक पॉलिसीज़ और जो इकनॉमिक के हवाले से जो खबरें हैं वो कुछ बेहतर हुई। तो इन्वेस्टर्स ने भी बताइएगा कि डॉलर की हम देखते हैं कि डॉलर कीमतों में आए रोज़ इजाफा होता है, तो आज डॉलर किस सतह पर खड़ा है, कहां पर खड़ा है? जी इंटरबैंक मार्केट में तो डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है। एक हफ्ते के दौरान एक हफ्ते से अगर उसका मुवाजना किया जाए तो मार्केट में तकरीबन 8 से 10 पैसे इंटरबैंक मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ है और इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 155 रुपये 28 पैसे के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब आवाम के लिए या ओपन मार्केट जिसे हम कहते हैं, ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 30 पैसे महंगा हुआ है और वो इस वक्त मार्केट में 155 रुपये 60 पैसे के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। और इसकी भी वजह यह है कि जो छुट्टियाँ आने वाली हैं, लोग ट्रैवलिंग करते हैं, अबाउट मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दौरे करते हैं, उस दौरान उन्हें डॉलर की कंजप्शन होती है। इसी वजह से ओपन मार्केट में जो डॉलर की कंजप्शन है वो बढ़ी है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 30 पैसे तकरीबन महंगा हुआ है और इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर 155 रुपये 60 पैसे के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। कि इस तरह के इशूज़ हम ये भी देखते हैं कि अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता था सार्फिन को कि डॉलर लेने में और जो है काफ़ी मुश्किलात होती थी। ये सिनेरियो अभी हमें इस तरह का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तमाम मार्केट्स में तमाम फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज पर डॉलर बआसानी मिल जाते हैं और 155 रुपये 60 पैसे। बहुत सी खवातीन सुबह सवेरे पाकिस्तान इस वक्त देख रही हैं और शादियों का सीज़न भी है, तो सोने की कीमतों के बारे में वो जानना चाहती हैं। ज़रा उन खवातीन के लिए बताइएगा कि सोने की कीमतें इस वक्त क्या हैं? सोने की कीमत में भी उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते से अगर हम मुवाज़ना करें तो मार्केट में फ़ी तोला सोना तकरीबन 400 रुपये सस्ता हुआ है और इस वक्त मार्केट में फ़ी तोला सोना 85,200 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि 10 ग्राम सोना 73,000 रुपये के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि सोने की कीमतों का दारोमदार
मुकामी मार्केट में डॉलर की कदर और इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों पर मुनहसर होता है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते के दौरान जो आलमी मार्केट में सोना है वो भी उसकी कदर में भी इस्तेहकाम देखा गया है। $1458 फी औंस की सतह पर जो है इस वक्त सोना जो है वो ट्रेड हो रहा है और उसी वजह से मार्केट में हमने देखा कि एक हफ्ते के दौरान 400 रुपये की कमी देखी गई और इस वक्त मार्केट में फ़ी तोला सोना 85,000 रुपये का जो है वो तकरीबन 85,200 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। सीज़न है, शादी ब्याह का सीज़न शुरू हो जाता है ख़ास करके दिसंबर में, इस दौरान कंजप्शन भी बढ़ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ अगर थोड़ा बहुत वेट किया जाए तो शायद इसमें मज़ीद कमी हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोना मुसलसल जो है कमी की तरफ जारी है और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों कमी हो रही है और मजीद भी कमी होगी। बहुत शुक्रिया शराज अहमद, आप हमें अपडेट करते हैं। इसी सारे मामले पर बात करेंगे सीनियर माहिर मुआशियात आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सुलहरी साहब आपके वक्त का। सुलहरी साहब, आप बताइएगा कि जिस तरह से हमने शराज अहमद हमें अपडेट कर रहे थे जो चल रहा है मार्केट में, रुझान चल रहा है, आप किस तरह तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? मईशत इस टाइम कहाँ खड़ी है? देखिए, इस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसकी तरफ हुकूमत की कोशिशें जो है वो काफ़ी हद तक समर होती नज़र आ रही हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो वॉल्यूम्स में भी बढ़ी हैं, वो उनकी कीमत में भी बढ़ी हैं। जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है। जो शकूक व शुबहात थे कि IMF में जाने के बाद जो डॉलर है 200 रुपये से भी ज़्यादा तजावज़ कर जाएगा परवाज उसकी और काबू से बाहर हो जाएगा, उस तरह के साइन भी आपको नहीं मिल रहे। 155 रुपये 60 पैसे पे डॉलर ओपन मार्केट में अवेलेबल है। तो जो बड़े इशारे हैं वो सारे मस्बत जा रहे हैं, लेकिन ये यकीनी तौर पे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उसके कुछ असरात जो होते हैं वो माइक्रो लेवल पे नेगेटिव असरात पड़ते हैं और वो नेगेटिव असरात यकीनी तौर पे फील किए जाते हैं। मिडिल क्लास जो है वो उसको ज़्यादा फील कर रही होती है, क्योंकि इकॉनमी का हुजम जो इकॉनमी की जो रफ्तार होती है जब उसको सुकड़ा जाता है तो उसमें कुछ रोजगार पे इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट टर्म है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो अपनी जगह मौजूद है। अब जो करने की बात ये है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट की अगर आप मूवमेंट देखें पिछले 4 महीनों में तो इंटरेस्ट रेट जो कि स्टेट बैंक ने एकदम से उस पर अपवर्ड परवाज आई थी वो स्टेबल है 13.25 पे, पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी उससे पहले भी। और ये इस बात की गमाजी करता है कि स्टेट बैंक ये समझ रही है कि आइंदा आने वाले 2 महीनों में महंगाई की शरह में इजाफा नहीं होगा, बल्कि ये यानी कि सुलहरी साहब हम कह सकते हैं कि मईशत जो है वो स्टेबल हो रही है, अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, अब हमें कुछ इसके लिए सपोर्टिव पॉलिसीज चाहिए होंगी जो कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लेके आ सके और एक आम आदमी, एक आम खातून, एक आम शहरी को इसके समरात मिल सके। और वो यही है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हम आइडेंटिफाई करें यहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल हो सके, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए, क्योंकि इस वक्त इंजन ऑफ ग्रोथ जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज होंगी और वो सिर्फ इस वजह से फिलहाल आपको ग्रो करता हुआ नजर नहीं आ रहा कि डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट है फैटअप की वजह से, उसकी वजह से भी बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं डोमेस्टिक जिन्होंने कि अपने इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखी हैं, शायद उनके पास डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से पूरी नहीं है। कुछ लोग टैक्सेशन की वजह से शायद उस तरह से आगे नहीं आ रहे, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अब हमारे कल्चर का हिस्सा बन जानी चाहिए। अब हमें इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना है अगर हमें डेवलप करना है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो टैक्सेशन है, अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ हमें जाना है, अगर हम चाहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का खात्मा हो सके। सही। सुलहरी साहब वैसे बताइएगा, क्योंकि गोल्ड जो है वैसे ख़वातीन जो है उनका इंटरेस्ट गोल्ड में होता है, तो अगर गोल्ड की हम बात करें कीमत की कि बढ़ती है कम होती है, तो क्या ये आलमी जो अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती है या सिर्फ पाकिस्तान में ही कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं? नहीं, गोल्ड जो है चूंकि पाकिस्तान में तो इंपोर्ट हो रहा होता है और गोल्ड की कीमतें जो हैं बल्कि वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही होती हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी उसी हिसाब से पाकिस्तान में
बढ़ेंगी। पाकिस्तान में इसका इजाफा इसलिए भी देखा जा रहा है कि डॉलर की एप्रिसिएशन की वजह से, रुपए की कीमत में कमी की वजह से, जब आप एक चीज डॉलर में इंपोर्ट करते हैं और गोल्ड चूंकि डॉलर्स में इंपोर्ट होता है तो यकीनी तौर पर उसकी कीमत जो है वो 30-35% पिछले साल की निस्बत आज महंगी नजर आ रही है। ठीक हो गया, यानी कि जो गोल्ड की कीमतें हैं वो डॉलर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं हमारे खास तौर पे पाकिस्तान में। चलें जी, हम इस पर भी बात अब हम मजीद आगे जब करेंगे तो हम टैक्स के ऊपर बात करेंगे कि टैक्स देना कितना ज़रूरी है और टैक्स किस किस होता है। लेकिन यहाँ पर इन्हें छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो टैक्स पर ही बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। टैक्स देना कितना ज़रूरी है, टैक्स किस किस पर लागू होता है, आखिर टैक्स की इकसाम कितनी होती है, इस हवाले से आज तफसील से बात करेंगे और जानेंगे हम कि टैक्स होते कितनी इकसाम के हैं और इस हवाले से पेचीदगियां दूर करते हुए सारे निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जबकि सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैक्स का दुरुस्त और बेहतर इस्तेमाल कैसे मुमकिन हो सकता है। इसी पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, जिनका हम पहले आपसे इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो में अब्दुल रऊफ मेयो, डिप्टी कमिश्नर है WHT टैक्स जोन लाहौर। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपका भी। तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं, आखिर टैक्स जो है कितना ज़रूरी है कि हम टैक्स पे करें? देखें जी, जो भी टैक्स में वट एवर यू आर पेइंग इन टैक्सेस, वो एट द एंड ऑफ द डे वो हम पे ही यूज़ हो रहा होता है। हमारे लिए सड़कें बन रही होती हैं, हमारे लिए हॉस्पिटल्स का निज़ाम बेहतर हो रहा होता है, और हमारे ही लिए एजुकेशन पे और बाकी डिफेंस पे और तमाम अखराजात जो है इसी टैक्स के पैसे से चलते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इसको अपना कौमी फ़रीज़ा समझ के देंगे उतना ही ज़्यादा ना सिर्फ ये हमारे अपने लिए भी बेहतर है और कौम के लिए भी बेहतर है। और जब हम टैक्स देने की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये एक प्रोग्रेसिव रजीम है जहाँ से ना सिर्फ हम अपना भला कर रहे हैं बल्कि कुछ ऐसे तबके जो कि दे आर नॉट अर्निंग एज मच एज लाइक सम पीपल आर अर्निंग, तो वहाँ पे एक इक्वालिटी और इक्विलिब्रियम भी जो है टैक्सेस की वजह से कायम होता है। तो इसलिए टैक्स देना, जैसे तमाम जो है सिविलाइज्ड नेशंस के अंदर टैक्स देने को एक ड्यूटी समझा जाता है, और बल्कि वो वहाँ पे एक कल्चर है टैक्स देने का। दे पीपल लाइक वो खुद जाते हैं और अपनी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा है कि डॉक्यूमेंटेशन बड़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से ज़रा टैक्सेस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है। ठीक हो गया। सुलहरी साहब, वैसे टैक्स देने की जो मोटिवेशन है वो किस तरह से पैदा की जाए कि लोग खुद से हमारे मुल्क में भी जाएं और टैक्स दें और डिक्लेयर करें अपने असासे जितने भी हैं? देखिए, यकीनी तौर पे पाकिस्तान में एक लैक ऑफ ट्रस्ट रहा है अवाम में और टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कल्चर जो है वो अब इम्प्रूव होना शुरू हो रहा है। टैक्स जो है ये इसकी जिम्मेदारी मुझसे शुरू होती है, और अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरी आमदनी और वो लोग जो कि मेरे साथ काम करते हैं, मेरा ड्राइवर, मेरा खानसामा या घर में कोई और काम करने वाले, अगर उनकी आमदनी में फ़र्क है तो फिर यकीनन मुझे ज़्यादा टैक्स देना है, उनको कम देना है, और वो उसी सूरत में पॉसिबल होगा अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाऊंगा। अभी जो आपके लाहौर में मेहमान बैठे हैं उन्होंने प्रोग्रेसिव रजीम की बात की। प्रोग्रेसिव रजीम का मतलब ये होता है कि कोई जितना ज़्यादा कमाता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा दौलत है, उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। लेकिन चूंकि जब इस तरह से हम नहीं करते, हम अपने टैक्सेस नहीं दे रहे होते, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जिन लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए, रेवेन्यू तो स्टेट को अपना पूरा करना है, तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ हम आते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कंजम्पशन पे लगते हैं, वो GST की शक्ल में होते हैं या किसी और सूरत में होते हैं। तो उसमें फिर मैं और वो लोग जिनकी आमदनी शायद मुझसे 10 गुना कम है, हम एक ही टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। हम टूथपेस्ट लेते हैं, हम माचिस की डिब्बी लेते हैं, हम कोई खाने की चीज़ लेते हैं, अगर हम उस पर यकसा टैक्स पे कर रहे हैं तो ये एक नाइंसाफ़ी है, और ये यकीनी तौर पे ना तो हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है, ना कोई महज़ब मुआशरा जो है वो इसमें पनप सकता है। तो सबसे पहले तो ये हमें अपनी ज़ात पे लागू करना है कि हम अपना खुद से मुहासबा करके देखें कि क्या हम अपनी आमदनी के मुताबिक अपने टैक्सेस जो हैं वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और अगर नहीं दे रहे तो फिर पहले तो हमें वो देना है। दूसरी जो इस पर बात आती है वो है कि शुरू करनी है चीज़। जी,
हमें अपनी ज़ात से शुरू करनी है। उसमें जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि एक फियर ऑफ अननोन है, लोगों में एक किस्म का खौफ पाया जाता है कि पता नहीं अगर हम एक दफ़ा फाइलर बन गए तो फिर सारा टैक्स हम ही से वसूल किया जाएगा। और वो जो एक परसेप्शन मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेफिनेटली वहाँ पे FBR को, स्टेट को, मीडिया को अपना रोल प्ले करना है। यानी फाइलर होने का कतई तौर पर यह मतलब नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहा हूँ, मेरी फाइल ये भी कि मैं उसमें कह सकता हूँ अगर मेरी इनकम और लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयरनेस देने के लिए हमने इस टॉपिक को चूज़ किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में। तो अब्दुल रऊफ साहब, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन कौन से अफराद हैं जिन पर लागू होता है? देखें, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो सबको देने पड़ते हैं, कंजम्पशन बेस्ड होता है। डायरेक्ट टैक्सेस में जो अब आप इनकम की जो आपकी ब्रैकेट अगर आप सक्सीड करते हैं 4 लाख या 6 लाख तो फिर आपको उसमें जमा करवाना पड़ता है टैक्स। लेकिन देखें, जो जैसे कि अभी उन्होंने बात की कि हम ये फेयर नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी लाइक, ये अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादातर टैक्स विद होल्डिंग पे दे चुके हैं अपना, जैसे कि हमारा सैलरी पे कट चुका है, जैसे कि हमने कोई फंक्शन किया उस पर कट चुका है, या हमारा बैंक पे जब हमने ट्रांजैक्शंस की उस पर कट चुका है, देन वी मस्ट कम लाइक, फिर हमें बता देना चाहिए, सब कुछ डिक्लेयर कर देना चाहिए। उसमें फाइलर के लिए फ़वाइद हैं। अगर आपका ज़्यादा टैक्स कट गया तो आप उसको रिफ़ंड ले लें, लेकिन आप अपने आप को डिक्लेयर करें सारी चीज़ों को, एक से लेके वन से लेके ऑल, बिल्कुल सब कुछ आप अपना डिक्लेयर करें। और उसमें कोई ऐसी मतलब कि खौफ वाली बात नहीं है, फाइलर से ही टैक्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि फाइलर के लिए तो सहूलतें हैं। आप देखें कि फाइलर के लिए जो रेट है वो फ़र्ज़ करें जो नॉन फाइलर के लिए वो डबल है, फाइलर के लिए सिंगल रेट है। वो सिर्फ वजह यह है कि इसकी इकसाम कितनी होती है टैक्स की? एक तो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सेल्स टैक्स है वो सब पे लगता है, और डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स जो कि आपकी इनकम के ऊपर लगता है उसमें। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के मोड में हम विद होल्डिंग टैक्स भी लोगों से ले रहे हैं, और हमारा ज़्यादा चंक जो है रेवेन्यू का विद होल्डिंग टैक्सेस से आ रहा है। ठीक हो गया। तो इनकम टैक्स की अगर बात किया तो कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स जो है अप्लाई होता है? इनकम टैक्स में ब्रैकेट्स हैं। अगर आप इनकम अपनी अर्न कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान में आपका जो बिज़नेस चल रहा है या आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो उसमें आपके लिए स्लैब्स दी हुई हैं। अगर आपकी इनकम 4 लाख है तो उसके ऊपर आपको उसके मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा, अगर 6 लाख है तो उसके मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा। स्लैब्स रेट्स दिए हुए हैं, और सारे के सारे ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं कि अवेयरनेस की बात है, ये सारी चीज़ें FBR की वेबसाइट पे दी हुई हैं, और बाकायदा वीडियो ट्यूटोरियल से बताया भी हुआ कि आपने रिटर्न कैसे फाइल करनी है, कितने पे टैक्स है और क्या क्या कैसे एग्जाम है, सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, FBR की साइट पे मौजूद। बिल्कुल ठीक मौजूद है। सुलहरी साहब, वैसे जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, क्या वो भी नुकसान उठाते हैं जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनकी वजह से? जी, यकीनी तौर पे देखिए ना, स्टेट को चलाने के लिए आमदनी और अखराजात का भी, हम जो इस आपके पहले सेगमेंट में फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे थे, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब यही होता है कि आपके अखराजात हुकूमत के ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। और अगर अखराजात ज़्यादा होंगे, आमदनी कम होगी, तो कहीं ना कहीं से तो उस आमदनी को पूरा करना है। अब नुकसान उसका ये होगा कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, और हम जो अक्सर शिकायत करते हैं कि अच्छा जी टैक्स के बदले में मुझे मिलता क्या है, मैं स्कूलिंग जो है वो भी प्राइवेट है, मेडिकल जो है वो भी प्राइवेट है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी प्राइवेट है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि मैं तो टैक्स पूरा कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बाकी लोग जो कि जिनको टैक्स देना चाहिए अगर वो नहीं दे रहे, तो हुकूमत की आमदनी जो है उसमें इजाफा नहीं होगा, बल्कि हुकूमत की आमदनी जो है वो कम ही रहेगी, और हुकूमत वो तमाम सहूलतें प्रोवाइड नहीं कर सकेगी जो कि उसको प्रोवाइड करनी है। तो इसीलिए बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप जिस तरीके से किसी बिजली चोर को या किसी और नेसेसिटीज चुराने वाले को देखते हैं, फौरी तौर पे उसकी निशानदेही करना चाहिए। हमें टैक्स चुराने वालों की निशानदेही भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक चोरी जो है ये सिर्फ हुकूमत ही की नहीं, ये हमारी चोरी भी है, ये हमारे हकूक पे डाका भी पड़ रहा है। तो अगर हमें लगता है कि हम कहीं पे जाते हैं, कोई सर्विस हासिल करते हैं जिसकी हमें रसीद नहीं मिल रही, तो यकीनन हमें उस रसीद का तकाजा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मेजर जो एक टैक्स एवेजन हो रही है वो सर्विस वैसे तो आपने कहा कि निशानदेही करनी चाहिए उन लोगों की जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, या कहीं पर हमारे हुकूमत और हमारे जो अवाम है उनके हक पे डाका मारा जा रहा है। लेकिन आखिर जो लोग हैं वो टैक्स देने से डरते क्यों हैं, क्यों घबराते हैं कि टैक्स नहीं हमने देना? देखिए, घबराहट जो कि एक 70 साल तक हमारी साइकी ये थी कि इकोनॉमी जो थी वो चूंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, आप कैश पे जाके कुछ भी कर सकते थे, और इनफॉर्मल इकोनॉमी जी है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है, उसको छुपाना बड़ा आसान होता है। लोग जो थे वो बोरियों में पैसे भर के जाके घर खरीद लेते थे, गाड़ियाँ खरीद लेते थे। आप ज्वेलर की दुकान पे जाते हैं, जितना मर्जी जेवर जो है आप कैश में जाके खरीद सकते हैं।
और इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन डिक्लेयर नहीं कर रहे, और चूंकि ट्रांजैक्शन आपकी डिक्लेयर नहीं है, सिस्टम में नहीं है, आप टैक्स बड़े आराम से चोरी कर सकते थे। अब जो वो टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर होती जा रही है, FBR के पोर्टल पे, नादरा के पोर्टल पे, ये सारी चीज़ें जो है CNIC की मदद से ये आती चली जाएंगी और टैक्स चुराना जो है ये मुश्किल होता जाएगा। तो अभी एक रिलक्टेंस है जब आपका सिस्टम एक ट्रांजिशन में होता है, और हमारा सिस्टम इस वक्त ट्रांजिशन में है इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में जाने के लिए, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जाने के लिए। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगले 2-4 साल की बात है, जो ही हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे जाते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जाते हैं, तो टैक्स चोरी जो है ये तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी, जैसे कि बाकी यकीनन सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो टैक्स चोरी वाकई में कम हो जाएगी और लोग जो है वो टैक्स पे करेंगे। तो वैसे अब्दुल रऊफ साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि टैक्स जो लोग नहीं देते हैं उनको उसके टैक्स ना देने के बाद कौन कौन से मसाइल हैं जो कि उनको शिकार हो जाते हैं वो लोग? देखें, पहली बात तो ये कि टैक्स हर बंदे को अपने कॉन्शियस के मुताबिक देना चाहिए। अगर कोई टैक्स नहीं देता, जैसे कि अभी उन्होंने फरमाया, छुपा लेते हैं लोग अपने अब एसेट्स, यहाँ पे छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन में आगे जाते जा रहे हैं, डाटा इंटीग्रेशन बढ़ती जा रही है। अगर किसी ने प्लॉट खरीदा है या किसी ने गाड़ी खरीदी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली FBR के पोर्टल पे आ जाती है। और अगर हमें पता लगे कि कोई पोटेंशियल टैक्स पेयर है जो कि टैक्स अवेड कर रहा है, ज़ाहिर है फिर उसको नोटिस जाते हैं और उसको एज़ पर लॉ फिर हम ट्रीट भी करते हैं। ज़ाहिर है फिर जो उसकी लाइबिलिटी है वो फिर हमें उनको देनी भी पड़ती है, और कुछ इस पर ज़ाहिर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टीज़ वगैरह भी। लेकिन बेहतर और इसका आसान तरीन तरीका यही है कि जितना किसी का टैक्स बनता है वो अपने रिटर्न के अंदर उसको डिक्लेयर करे। और ये फेयर और अनसर्टेनिटीज़ का जो मौसम चला हुआ है आजकल खास करके, और बल्कि परसेप्शन ज़्यादा है इसकी, तो वो ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। वैसे अब्दुल रऊफ साहब, जब FBR का नाम आता है तो लोग खौफ का शिकार हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? इसका कोई हल बताए कि खौफ का शिकार ना हो जाए लोग FBR का नाम सुनते साथ। हम दरअसल में बहुत अच्छा किया आपने सवाल कर लिया। ऑल ऑफ अस आर लाइक ट्राइंग टू कि ये जो परसेप्शन है ख़त्म हो। हमने अब देखें एक टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया है। अगर किसी को कोई ज़्यादा ही मसला है तो वो PM पोर्टल है, फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन है, हमारे सीनियर्स हैं, हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस परसेप्शन को बेहतर किया जाए। क्योंकि इस वक्त लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि जितना FBR कोशिश कर रही है कि किसी भी वक्त कहीं पे भी बंदा अगर पता चल जाए कि ही इज़ हेयर फॉर पेइंग टैक्सेस और फॉर सीकिंग सम हेल्प, तो हम कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ द वे जाके भी, इवन के 2 हमारे सेल लाहौर के अंदर कायम है जिन्हें NTL सेल कहते हैं, उसमें वो उनकी पूरी की पूरी जो है मदद की जाती है, जिस हद तक हो सकता है हम उनकी हेल्प करते हैं रिटर्न फाइलिंग के अंदर। तो FBR के अंदर आज के दौर में, मौजूदा दौर की अगर बात की जाए, तो इस्लाहात लाई जा रही हैं? लेकिन जी, इस्लाहात लाना तो ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट का काम है। वैसे गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जा रहे हैं, और साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो टैक्स पेयर्स की ग्रीवियंसेस हैं उनको हम ख़त्म करें। और जहाँ जहाँ ज़्यादा हो सकता है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, टैक्स को ब्रॉडन किया जाए नेट को, और लोगों को जितना ज़्यादा हो सकता है उनके फेयर्स और अनसर्टेनिटीज़ को ख़त्म करते हुए उनको वॉलंटरी जो है ना टैक्स के अंदर लाया जाए। सुलेरी साहब, लास्टली मैसेज दीजिएगा। देखिए, मेरा ख्याल मैसेज सिर्फ मैं यही देना चाह रहा हूँ कि टैक्स जो है वो सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं देना, अपने आने वाली नस्लों के लिए देना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं उनको एक साफ पीने के पानी की सहूलतें मुयसर हो सके, सड़कें मुयसर हो सकें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयसर हो सके, और वो फ़ख्र के साथ ग्रीन पासपोर्ट पे पूरी दुनिया में सफ़र कर सकें, तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि इस मुल्क की मईशत को मैं मजबूत करूँ, और उस मईशत को मजबूत करने में मैं अपना हिस्सा उसी सूरत में डाल सकूँगा अगर मैं अपने ड्यू टैक्सेस जो है वो दूँ। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने घर से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, मैं इसलिए भी ये करना चाहूँगा कि वो अफराद जिनकी आमदनी इतनी नहीं कि वो टैक्सेस दें, उनको फ़ायदा पहुँच सके मेरे ज़रिए। तो ये मेरा मजहबी फरीज़ा भी है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस पाकिस्तान में रहने आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत ज़रूरी और फ़ख्र महसूस करेंगी यकीनी तौर पर। अब्दुल रऊफ साहब, लास्टली मैसेज दीजिएगा। हाँ, मेरा मैसेज यही है कि देखें, टैक्स देना इस FBR से मत डरें। हाँ, FBR से बिल्कुल मत डरें, और बल्कि FBR के पास आप आएँ, हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, हम आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकेगी वहाँ पे आपको देंगे। लेकिन टैक्स देने के हवाले से ये है कि
जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स हैं आज, हम जैसे कि ज़कात में पैसे दे देते हैं और आगे पीछे भी, इस कौम को अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है तो उसके लिए टैक्सेस देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, टैक्सेस देना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने अपने पाँवों पर खड़ा होना है। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि आपने हमारी रहनुमाई फरमाई और हमारे देखने वालों की भी रहनुमाई फरमाई है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं और बच्चे स्कूल की तरफ मतवज्जो क्यों नहीं होते, बाग क्यों जाते हैं बच्चे स्कूल से और क्यों इतने बागी होते हैं। बच्चों को स्कूल की तरफ मतवज्जो कैसे करना है, किस तरह की एक्टिविटीज़ को हमने फ़रोग देना है ताकि बच्चे बेहतरीन तरीके से उस स्कूल में जाएँ और तरबियत हासिल करें, इस पर हम तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि गोल्डन वीक और डाकू डे जैसी चीज़ें जो हैं और हुल्लड़बाजी जैसे ट्रेंड्स जो हैं इनको फ़रोग क्यों दिया जा रहा है। हमारे गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो सबसे पहले जी बीना गोवंदी साहिबा लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, अदीबा हैं, मुसन्निफ़ा है, शायरा हैं। बहुत शुक्रिया बीना साहिबा आपके वक्त का। और अमारा शाह फाउंडर ऑफ कहो कहानी भी हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया अमारा आपके वक्त का भी। और इनके साथ साथ जनाब सैयद काशिफ खुर्शीद साहब माहिर तालीम है, लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका भी। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है ज़बरदस्त खान ने, डिप्टी चीफ ऑफ पार्टी अलाइड पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया ज़बरदस्त खान साहब आपका भी। तो गुफ्तगू आगाज़ तो बीना साहिबा मैं आपसे ही करती हूँ कि आखिर बच्चे जो हैं स्कूल का हमारे इस टाइम क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे तो स्कूल से बाहर है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी हो रही है कि आज आपने कितना अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज़ रियली हमारी जो बैकबोन है हमारी सोसाइटी की। अच्छा, बच्चे स्कूल देखें, देयर आर टू थिंग्स। एक तो हमारे के वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हमारे इस आज के इस मतलब हमारे टॉपिक में दो सवाल हैं। एक तो हम वो बच्चे जो स्कूल में ऑलरेडी एडमिटेड हैं वो स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते, यानी दे डोंट हैव इंटरेस्ट। एक वो बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं बट दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू गो। यू नो लाइक हमारी सोशल नॉर्म्स ऐसी हैं जिसमें कि हमारे पास इस वक्त प्रॉब्लम्स इस तरह की है। अब हम पहले ये लेते हैं वो बच्चे जो ऑलरेडी एडमिटेड इन द स्कूल हैं, दे हैव अपॉर्चुनिटी। देखें, जो एक बेसिक नीड है उसको भी हम अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। मतलब ये देखिए ना, तालीम, तरबियत और इंसानियत, ये मेरे ख्याल में एक माशरे की साख होती है। लेकिन इसमें जो हमारे बच्चे वो जो स्कूल ऑलरेडी एडमिटेड हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट जिसे कहते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं, उनका स्कूल जाने को क्यों नहीं दिल चाहता। बिल्कुल, ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि उनका स्कूल जाने को दिल क्यों नहीं चाहता, घबराते क्यों हैं, मतलब व्हाई दे हेजिटेट, व्हाई दे आर नॉट विलिंग, यू नो, हम कीन टू गो टू स्कूल। ये एक बड़ी बात है। अच्छा, मेरे साथ एक मज़े की बात ये हुई कि मैंने बच्चों के लिटरेचर से लिखना शुरू किया, तो हम उनको बताते थे, यूनिसेफ में काम किया, फिर मतलब लाइक उर्दू साइंस बोर्ड में थी। लेकिन एजुकेशन एडवाइज़र जब मैं बाहर अमेरिका में रही 4 साल, फिर मुझे बच्चों से, छोटे बच्चों से भी इंटरेक्शन होने का मौका मिला। वो जो एक मैंने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। फिर वो मैंने जो डिफरेंस देखा कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से, मतलब हम कहें कि वो स्कूल जाएं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि बच्चे हमें कहें मम्मी वी आर गेटिंग लेट, वी हैव टू गो टू स्कूल। ये देखें, ये बड़ी बात है। अब उसमें सबसे पहली बात है हमारा माहौल, घर का माहौल और स्कूल का माहौल। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और स्पेशली जो आपकी टीचर है, बिल्कुल वो जो, अच्छा, ये माहौल जैसे हम कहते हैं ना कि एक कुदरती माहौल हमारा सही होना चाहिए, फिर हम वो माहौल जो खुद क्रिएट करते हैं, इसमें हमारे साथ हम इसमें असातिज़ा के अलावा जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चे जाते हैं, उसमें वो अपने आप को मिसफिट तो नहीं कर रहा बच्चा। क्योंकि ये नफ्सियाती के अलावा ये दो चीज़ें इसमें और शामिल हैं कि बच्चा अपने पीछे से जो अपने साथ घर से जो चीज़ लेके जा रहा है, फीडबैक लेके जा रहा है, क्या उसमें और उसके स्कूल में कितना डिफरेंस कितना है। ये देखे ना, क्योंकि माशरे में ये एक बड़ा, वरना वो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एक अपने जहन में एक तस्वुर लेके जाएगा, वो उस तस्वुर में ही रहेगा। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में, चूँकि ये ज़रूरी नहीं है, मैंने ये देखा है कि टाटों पे बड़े हुए पले हुए बच्चे और पढ़े हुए बच्चे भी आज बहुत बड़े नाम हैं, इसलिए चूँकि स्कूल की हमें बिल्डिंग से या उसके स्कूल सिस्टम है क्या, बिल्कुल ऐसी है, स्कूल सिस्टम है क्या। फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगी, ज़बरदस्त खान साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ कि कलर डे, गोल्डन वीक और डाकू डे जैसी सरगर्मियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं आजकल, वजह क्या है? इदारे भी ऐसी चीज़ों को खामोश रहकर सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे वीना साहिबा ने फरमाया कि
जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए सिर्फ एकेडमिक्स में बेहतर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आपकी किरदार साजी में एक बहुत बड़ा उनका अहम रोल होता है। बिल्कुल। तो ये आजकल हमारे यहाँ दो किस्म की स्ट्रीम्स चली हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है। एक तो आपके पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं, दूसरा आपके फिर जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं। ठीक। पब्लिक सेक्टर्स के स्कूल्स में तो एक सेट निज़ाम है जिसके तहत बच्चों को तालीम भी दी जाती है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें स्पोर्ट्स शामिल हैं, ड्रामा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ शामिल हैं, वो कराई जाती हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ा सा फोकस ब्रॉड हो जाता है और यहाँ पे ये इस किस्म की चीज़ें जो कि ख़ासकर हमारे इंटरनेशनल डेज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको मनाने का रिवाज ज़रा ज़्यादा है। बेसिकली बुनियादी तौर से अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट स्कूल का एक चेन है उसके लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होना चाहिए और हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, बेहतर ये होता है कि आप कल्चरल वैल्यूज़ को अपनी प्रमोट करें और आपका जो शख्सियात हैं, जो कौमी हीरोज़ हैं, उनको प्रमोट किया जाए रादर दैन गोइंग फॉर सच एक्टिविटीज़ जिनका हमारे मुआशरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सारी नई चीज़ें आजकल के दौर में बच्चों को इनकरेज करती हैं और अट्रैक्ट भी करती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक फ़न का पहलू ज़्यादा होता है। बिल्कुल, फन लेकिन का जहाँ पे फ़न का पहलू ज़्यादा होता है उसके साथ साथ ही हमें जो है ना वो कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब आए हम ज़बरदस्त खान जो गुफ्तगू ज़बरदस्त कर रहे हैं इसी से कंटिन्यू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। और टॉपिक हमारा बड़ा ज़बरदस्त है और अहम मौजू भी है और मौजूदा दौर की जो है ना ये बड़ी ज़रूरत है इस मौजू पर डिस्कशन होना। तो ज़बरदस्त खान से हम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हीं से कंटिन्यू करते हैं। ज़बरदस्त खान साहब बताइएगा, इस वक्त मौजूदा दौर में कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं और आखिर इसकी वजह क्या है? आउट ऑफ स्कूल बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सूरत हाल नहायत ही गंभीर है। अगर 5 ममालिक जो इससे मुतासर हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर दूसरा है नाइजेरिया के बाद, और पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनकी तादाद कोई 22.6 मिलियन है, यानी 2 करोड़ 26 लाख बच्चा हमारा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा। और इसकी वजूहात क्या हैं? बुनियादी तौर से आउट ऑफ स्कूल हम कहते किसको हैं उस पर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा। पहली बात तो यह है कि जहाँ पे आपके स्कूल नहीं है कुर्ब जवार में, जहाँ पे एक्सेस नहीं है बच्चों को और वो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। दूसरी कैटेगरी वो है जहाँ पे एक्सेस तो है, स्कूल भी हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न बच्चे नहीं जा रहे, जिसमें 70% बच्चे जो हैं वो गुर्बत की वजह से उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरी कैटेगरी वो है जहाँ पे एक्सेस भी है, स्कूल भी है और बच्चे किसी न किसी तरीके से स्कूल में दाखिल भी हो गए, लेकिन वो कुछ अर्से बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं और उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात में, जिसमें टीचर की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, एनवायरनमेंट्स आपकी हैं, बुलिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि स्कूल्स में हमारे प्रिवेल करता है। तो ये सारी वजूहात को देखते हुए ये बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ये प्रोपोर्शनेटली अगर मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके आप देखें तो केस टू केस और एरिया टू एरिया ये डिफरेंट सिचुएशन को पोर्ट्रे करता है। और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ एक मजबूरी तौर से किसी ज़िले में जो है वो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद जो है ना प्रोपोर्शनेटली 40% से भी ज़्यादा है, जिसमें आप बलोचिस्तान के रिमोट इलाके हैं, हमारे नार्दर्न आलियाज़ जो एरियाज़ हैं उसमें इलाके हैं, हमारे साउथ पंजाब का इलाका है जिसमें, और केपी में ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के जो वो ज़िले जो रिसेंटली फाटा से मर्ज हुए हैं मेन स्ट्रीम में, वहाँ पे ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। और हमारे यहाँ जो करंट गवर्नमेंट है इसने बड़ी तवज्जो दी है, इन्होंने रिसोर्स एलोकेशन भी थोड़ी सी इन्हेंस की है प्राइमरी स्कूल के लिए, लेकिन फॉर्मल स्कूल पे ज़्यादा फोकस है। और जो एक बड़ा सेगमेंट जो आउट ऑफ स्कूल का है
उसके लिए कोई ना कोई हमने कोई कंक्रीट पॉलिसी बनाई है और ना हम ऑन ग्राउंड कुछ कर रहे हैं। रिसोर्स एलोकेशन एक बहुत बड़ा मसला है जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम कैटर नहीं कर सकते। कुछ समाजी इदारे हैं जो कि अपने तौर पे ये उन्होंने काम शुरू किया हुआ है और सिविल सोसाइटी के कुछ इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम सबको मिलके ये काम करना चाहिए। यकीनन हम सबको मिलकर ही करना चाहिए, हुकूमत के ऊपर हमें नहीं डिपेंड करना चाहिए कि हुकूमत ही ये काम करेगी। हम सब जो है पूरा मुआशरा मिलकर ही इसकी जो है इन चीज़ों की इस्लाह कर सकता है। हमारा आपसे जानना चाह रही हूँ मैं कि बच्चे जो हैं हमारे आजकल घबराते हैं स्कूल जाने से, बच्चों को माँ बाप ज़बरदस्ती पकड़ के वैन में बिठाते हैं और भेजते हैं स्कूल और बच्चे रो रहे होते हैं, नहीं जाते स्कूल, वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो लर्निंग एंजाइटी है। जब भी किसी लर्निंग एनवायरनमेंट में जाते हैं बच्चे तो उनको सबसे पहले जो है ना वो नया सीखने के हवाले से उनको स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को कम करने के लिए जो है ना वो इक़दाम करने चाहिए और उससे अगर हम देखें कि इसका ग्रास रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखना है कि एजुकेशन सिस्टम का न्यूक्लियस कौन सी दो एंटिटीज़ हैं। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आता है टीचर और दूसरा है करिकुलम डेवलपर्स। पेरेंट्स समहाउ जो है वो लिंक तो होते ही हैं एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि वो बच्चों के साथ रिलेटेड है। एजुकेशन बॉडी जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन वो भी लिंक्ड है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टीचर है जिसका फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन है बच्चे के साथ, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में भी होता है, उसकी ड्यूटी भी डबल होती है और अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो पिस भी हो रहा होता है, क्योंकि टीचर की तरफ से प्रेशर, पेरेंट की तरफ से प्रेशर टीचर पे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर टीचर पे होता है। वो एंजाइटी जब टीचर में होती है तो वो एंजाइटी ट्रांसफ़र होती है बच्चे के अंदर, बिकॉज बच्चे वाइब्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ें। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात जैसा मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस जो फाउंडेशन जिसके ऊपर एजुकेशन सिस्टम की बेस करती है वो है करिकुलम डेवलपर्स। करिकुलम डेवलपर्स को सबसे पहले ये समझना चाहिए डिज़ाइन करते वक्त कि जो एजुकेशन की फ़िलॉसफी है वो किस चीज़, वो उसकी क्या बेसिस है, उसकी बेसिस क्या है। एक रिसर्च एक एजुकेशनल अप्रोच है वॉलरॉफ एजुकेशन सिस्टम और रूडोल्फ स्टेनर वाज द फाउंडर इनके, और उन्होंने जो सिस्टम दिया, जो उनकी फ़िलॉसफी है इसके पीछे, उन्होंने बताया कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो उसके अंदर तीन चीज़ें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, आपका हेड, आपका हार्ट एंड देन हैंड्स। सो जो पूरा प्रोसेस है वो उसमें सबसे पहले बच्चे को मेंटली एक्टिव होना ज़रूरी है। उसको यहाँ पे आपकी लर्निंग का प्रोसेस सबसे पहले उसके यहाँ हिट करना चाहिए, उसके बाद उसके हार्ट तक पहुँचना चाहिए। इफ़ दीज टू लेवल्स आर अचीव्ड, अगर ऐसे हो जाता है तो फिर उसकी लर्निंग बाय डूइंग जो है वो इफेक्ट होएगी। बिल्कुल वो इफेक्ट होंगी यकीनन। काशिफ आप बताइएगा कि जिस तरह के आजकल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं हमारे स्कूल्स में, कलर डे है, डाकू डे है, डिफरेंट किस्म के डेज़ मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं? क्या बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए होता है कि वो बच्चे स्कूल आएँ और अट्रैक्ट हों इन चीज़ों से और भागे भागे स्कूल जाए जो बच्चे घबराते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया बच्चों का, और ख़ास तौर पर जो मीडिया अवेयरनेस है, जो उसके हाथ में मोबाइल है वो उसको एक्सेस देता है पूरी दुनिया की। वो दुनिया में जो भी त्यौहार हो रहे हैं वो देखता है, उससे इम्प्रेस होता है, उसको कॉपी करना चाहता है। उसके अंदर वो त्यौहार जो उसकी कल्चर से दूर हैं वो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उसकी एक वजह यह है कि हमने अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करना कम कर दिया है, हमने अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करना कम कर दिया। जैसे ज़बरदस्त खान साहब कह रहे थे कि हम अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट नहीं करते। बिल्कुल। बहुत सारे कम बच्चे ये जानते हैं कि हम टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन क्या बच्चे ये जानते हैं कि वो बलूच ओरिजिन से थे? बच्चों को ये पता ही नहीं है, क्योंकि हम नहीं बता रहे उनको। हम टीपू सुल्तान को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, इसलिए आज के बच्चे का जो हीरो है वो सुपरमैन है, वो स्पाइडरमैन है, वो बैटमैन है। जहाँ तक इवेंट्स की बात आ जाती है, कल्चरल इवेंट्स की बात आ जाती है, वी आर मिसिंग ऑन दोस। हमने बसंत को बंद कर दिया, हमने कोशिश ही नहीं की कि हम उसको सेफली सेलिब्रेट करने का कोई इवेंट बनाते हैं। ठीक है, उसकी जगह हेलोवीन आ गया। हेलोवीन को अब स्कूल्स में सेलिब्रेट किया जाता है, डाकू डे होता है, होली होता है। चले मैं उसको मज़हब से दूर करके कल्चर के तौर पर भी देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें अपने कल्चर को देखना है, अपनी नॉर्म्स को देखना है। उसके बाद अगर हमने किसी को रेप्लिकेट भी करना है तो वो चीज़ तजाद ना करे आपके अपने इस्लामिक वैल्यूज़ से प्लस आपके कल्चर के साथ। तो यहाँ पर हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इस चीज़ को समझें
सिर्फ वो एक सोशल जैसे कहते हैं सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ को ना देखें कि ये हर अदारा कर रहा है तो मुझे भी करना है। अगर फलाना अदारा अपने बच्चों को हेलोवीन करा रहा है तो मुझे भी कराना है, वो होली करा रहा है तो मुझे भी कराना है। उसके पीछे कि आप उसके जैसे कहते हैं ना एक साइंस को समझें, उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें, और अगर आपको समझ आता है फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक हो गया, पहले कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बीना साहिबा, वैसे अगर हम बात करें तालीम की, कि तालीम हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे तालिब इल्म की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है? अब ये बड़ी प्यारी इन्होंने बात की, मैं समझती हूँ कि ये एक मतलब सोशल एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे थे। अच्छा, अब तालीम और तरबियत ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब हमारा जब इंटरेक्शन होता है अपने माशरे के साथ, एक यानी वो जैसे जॉन लॉक वो कहता था कि एक स्लेट होता है जब इंसान पैदा होता है। अब वो जब स्लेट है, उसका माइंड है, उसमें आप जो अपनी सराउंडिंग से लेंगे, एक तो सब्जेक्टिव नॉलेज है और दूसरा जो हम बाहर से लेते हैं। अच्छा, जो कुछ हम हमारे पास हमारे एक्सपीरियंस में आता है, हमारे तजर्बे में आती हैं जो चीज़ें, वो आप उसके इम्प्रेशंस आपके माइंड के ऊपर बनते हैं। अब वो सारी चीज़ें तालीम का हिस्सा हैं। अच्छा, अब वो जैसे इन्होंने बात की कि जो आपकी क्लासरूम का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है, आपके यानी आपके जो कोर्स स्टडीज़ है, वो तो एक स्टडीज़ हो गई, वो तो हम उसको तालीम कहते हैं। मेरे नज़दीक तालीम की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। तालीम हर वो चीज़ है जो कि हम नॉलेज कहीं से भी ले लें। अच्छा, नॉलेज क्या है, ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि नॉलेज और तालीम में भी फ़र्क है। अच्छा, अब मतलब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं ये भी। अच्छा, अब वो चूँकि इल्म है, अच्छा इल्म तो किसी तरह का भी हो सकता है, अब उसके हमें इस्तेमाल कहाँ करना है, मतलब जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में से यूज़ करना है। जो भी चीज़ हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग से ही हम इल्म हासिल करते हैं, कहीं और से नहीं आता। आउटसोर्सिंग से कर लें, मतलब आउटसोर्सिंग मीन एनी मीडिया से, या हम बाहर से कहीं ले लें। किसी चीज़ का पढ़ना या जानना बुरा नहीं है, हमें उससे कितना अपनाना है, क्या हमें उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्दो यू नो हमें बहुत सी चीज़ें पता होती हैं बट वी डोंट एक्सेप्ट इट। बिल्कुल, मतलब हमें डिफरेंट रिलीजन्स का भी पता है बट वी जस्ट नो इट बाय नोइंग इट। वो हमारा इल्म है, ठीक है, वो हमारा इल्म है। लेकिन जिसको अपना के अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहना के उसको अपनी ज़िंदगी में हमने लाना है, वो हमारी तरबियत का वो हिस्सा है जिसमें अभी इन्होंने बात की हैंड्स, हमने एक्टिव उस चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है। अब वो जो हमारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मुझे ये बताएं कि वो ऑक्सफोर्ड की किताबें या वो सारा सिलेबस जो है, वो मुझे याद है जब हमारा ज़माना होता था सिविक्स होती थी, एथिक्स होती थी, और फिर पाकिस्तान के अलावा ऐसी चीज़ों के ऊपर करंट के ऊपर तो बताया ही जाता है, ऐसी चीज़ों पे बताया जाता था। हीरोज़ का भी बताइए, ज़रूर बताएं हीरोज़ का, लेकिन खुदारा आज के दौर में आप ज़रूर रहने के लिए उन्हें बताएं कि आज के दौर में आपने कैसे रहना है। उसमें यह है कि उसमें तालीम के अंदर हमारे एथिक्स और मोरालिटी की तरबियत बहुत ज़रूरी है। और सिविक्स, वही यानी पुराने ज़माने में उसे सिविक्स कहते थे, अब उसको हम एथिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक डेवलप फॉर्म में हम उनको देना चाहते हैं। तो हमारे बल्कि तालीमी अदारों में एक, मैं समझती हूँ, भेड़ चाल बन जाती है ना, बिल्कुल कि कोई एक ने एक चीज़ शुरू की, जैसे आप ये बता रहे थे, तो बिकॉज दे आर वेरी मच यू नो नोइंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। जब एक चीज़ एक स्कूल खोलता है तो वो ही दूसरा अदारा भी उसको कॉपी करते हैं और अपने स्कूल सिस्टम को, अपनी ग्रेडिंग को बेहतर। ग्रेड इज नॉट तालीम मेरे नज़दीक, ग्रेड इज नॉट तालीम। ये बड़ी आपने अच्छी बात है कि लोग ग्रेड की दौड़ में होते हैं, ग्रेड इज नॉट एन एजुकेशन। देखिए, मैंने आम तौर पे, और बल्कि ये फैक्ट है, वो बच्चे जो बी ग्रेड के होते हैं द बेस्ट किड्स अपनी अमली ज़िंदगी में, जो बी ग्रेड होता है, चूँकि उसके ऊपर जाने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और नीचे वो इसलिए चूँकि शायद ही इज़ और शी इज़ मिसफिट इन दैट फील्ड। काशिफ, वैसे हमारे कॉलर्स जो थे वो भी इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, और जो पेरेंट्स हैं वो भी बड़े परेशान हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, जिस तरह कलर डे वगैरह भी हो रहा है, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको हमने छोड़ दिया है, जैसे कि पहले होता था बज़्म अदब होता था, खानेदार के अमूर होते थे, उनके ऊपर एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल में, तो अब क्यों नहीं होती हैं ऐसी, और क्यों हमें अब लेके आनी चाहिए चीज़ों को दोबारा? देखिए, अब एजुकेशन जो है ना कमर्शियल हो चुकी है। जो चीज़ कमर्शियल हो जाती है वो हमेशा जो चीज़ पॉपुलर होती है उसको फॉलो करता है।
ठीक है, अगर पॉपुलर ये है कि जी बच्चा ये चाहता है कि मेरे साथ एक ऐसा इवेंट किया जाए जिसमें आज़ादी हो हर किस्म की, ठीक है, तो वो स्कूल वो ऑफ़र करता है, तभी वो हैवी फीसेस चार्ज करता है उनको। और पेरेंट्स बच्चे की मजबूरी की वजह से देते हैं कि हमारा बच्चा वहीं जाना चाहता है। फिर हमारे पेरेंट्स भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए। वो ये बताते हैं कि हमने फ़लाने स्कूल में बच्चे को कराया हुआ है, ठीक है, वो जो फलाना स्कूल है ना वो एक बेंचमार्क बन गया है हमारी सोसाइटी के अंदर कि यहाँ जाएगा तो मैं सोशली मैं भी एक्सेप्टेबल हूँ, मेरा बच्चा भी एक्सेप्टेबल है, कल को उसको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। वो ये भूल गए कि तालीम और तरबियत अगर बच्चे में कैपेबिलिटी है बिल्कुल, तो वो ले जैसे सकता फातिमा है। ने कहा है कि तरबियत जो है वो उसका एलिमेंट जो है खत्म हो गया, सिर्फ तालीम ही तालीम रह गई है बिल्कुल हमारे स्कूल। और बच्चों को हम ग्रेड्स के पीछे भगा रहे हैं। अभी आप रिसेंटली देखें मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मुराद साहब ने कहा, मुराद सही साहब ने, मुराद राज साहब ने सॉरी, कि जी जो टॉपर है उसके सिर्फ 3 मार्क्स कम थे टोटल में से 1100 में से। तो उन्होंने कहा कि इट्स शॉकिंग कि आप इतने हाईएस्ट मार्क्स ले रहे हैं, तो क्या आपने कोई आइंस्टाइन प्रोड्यूस किया? आपके पास अब्दुल सलाम के बाद कौन है नोबेल लॉरिएट साइंस के अंदर? मलाला तो पीस की है साइंस के अंदर। बताइए आपके पास टॉपर्स की लंबी तादाद, आप कॉलेज से बाहर से गुजरे 1100 में से 1100 में से आजकल बच्चों के नंबर्स देख के हैरत होती है कि यार इसमें से सिर्फ 5 या 10 नंबर टोटल नंबर में से कम होते हैं। तो इट मींस कि तो उसका आईक्यू लेवल तो आइंस्टाइन के बराबर का होना चाहिए। उसको तो कोई ऐसी चीज लेकर आनी चाहिए कि जो रेवोल्यूशनरी हो पूरी दुनिया के लिए। लेकिन आर वी प्रोड्यूसिंग दोस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स? वी आर नॉट। तो ये चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है, समझने की बिल्कुल ज़रूरत हमें है। बीना साहिबा, ऐसे हमें कौन से इक़दाम अब करने चाहिए जो कि हम अपने बच्चों को स्कूल की तरफ मतवज्जे कर सके सही तरीके के साथ? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि व्हाट वी हैव टू डू। हम कोई भी क्वेश्चन लें तो हमें उसके हल की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। मसाइल को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके हल को जानना उससे भी ज़्यादा है। मैं ये आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूँ, इफ़ यू नो अगर आप इस स्पेक्ट्रम में देखो, हम इस ग्लोबल विलेज में जिसमें हम रह रहे हैं, हम इसकी बात करते हैं। ये जो तालीम है ना, ये हम इसको ये समझें कि ये एक बिल्कुल एक खैर खाई का काम है। इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी स्कूल हाई स्कूल तक एजुकेशन जो है ये मस्ट होनी चाहिए। जबकि हमारा जो एजुकेशन रेट है वो उसकी हमारी शरह भी बहुत लो है। मैं इसलिए बात ये इसलिए करती हूँ कि जब हमारे यहाँ तालीम पढ़े लिखे की डेफिनेशन ये जो अखबार पढ़ लेता है या जो कुरान पढ़ लेता है ये है। हालांकि तालीम का मतलब ये है कि आपको बेसिक जो आपकी पूरी कल्चर एक्टिविटी में या आप जो कुछ भी अपनी सोसाइटी में अपना किरदार अदा करते हैं वो आपकी तालीम है। यानी आपकी बेसिक एजुकेशन हाई स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब वो भी नहीं है। अब वो जो जा भी रहे हैं बच्चे जो स्कूलों में जाते भी हैं, उनके भी कुछ मसाइल हैं। अब ये देखें कि पेरेंट्स बेचारे इस वक्त, हम पेरेंट्स को बहुत बुरा कहते हैं, हम स्कूल सिस्टम्स को बुरा कहते हैं। अब इतने एनफ स्कूल है ही नहीं। अब जो कुछ आपके पास है गिवन है, मैं ये समझती हूँ। अच्छा, हम हर वक्त स्कूल वालों को ही लैशिंग करते हैं, जो लोग स्कूल का बिजनेस करते हैं। मिसाल के तौर में आई हैव नथिंग टू डू, लेकिन मैं जब बाहर से आप खड़े होकर देखते हैं ना इस सारे एनवायरनमेंट को, फिर आप जजमेंट सही करते हैं। अब उन्होंने देखे अपने रेट्स, हाँ, चूँकि हम पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मार्क्स हैं, ग्रेड्स हैं, वो अपने बच्चे को बी ग्रेड में एक्सेप्ट ही नहीं करते। कोई पेरेंट ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा जो है वो बी ग्रेड क्यों ले रहा है, जबकि मैं 10,000 रुपये महीने का फीस देता हूँ। पेरेंट्स सारे बच्चे जो ग्रेड्स की गेम है ना, वो पेरेंट्स उसी में गुम हो गए, अपने बच्चों को अच्छा ग्रेड ही सारे ही बच्चे जो हैं वो एक ग्रेड के हो जाएंगे, तो फिर तो पूरा माशरा एक जैसा होगा। अभी इन्होंने आइंस्टाइन की बात की, इसके लिए हमें तदाबीर ये करनी चाहिए कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को घर से भी ये तैयारी करें और पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस ना लाएं कि आपने ग्रेड लेके ये बनना है। सबसे पहले अपने इंसान। टाइम हमारे पास बिना सभा कम है, हमारा से मैं मैसेज लेना चाहूँगी, हमारा मैसेज दे दीजिएगा लास्टली। पेरेंट्स को और एजुकेशनिस्ट को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट है। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ लर्निंग। कोई बच्चा काइनेस्थेटिक होता है, काइनेस्थेटिक का मतलब है जो लर्निंग बाय डूइंग, जो करके सीखते हैं। कोई ऑडिटरी होता है, वो सुन के सीखते हैं, और कोई विजुअल होता है, वो देख के सीखते हैं। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर बेस्ड है, टीचर सामने खड़ा है और बच्चे सुन रहे हैं। तो अगर 20% बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम के हैं तो जो बाकी क्लास है उसने बी या सी ग्रेड में ही फॉल करना है, प्रोबेबली एफ। बिल्कुल ऐसे। दूसरा, एक आई वांट दिस टू हैपन एंड दैट इज क्लासरूम का स्ट्रक्चर बजाय पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो के बजाय सर्कुलर होना चाहिए। टीचर से बच्चों का डिस्टेंस इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इंटरेक्शन जो है वो एक तरीका है, वो आपने बता दी, उस तरह से होना चाहिए। खान साहब लास्टली मैसेज दीजिएगा खासतौर पे बच्चों के लिए कि बच्चे स्कूल जाएं।
मैं जी यही कहूँगा दोबारा कि ये जो एक अच्छा खासा सेगमेंट हमारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का है, इसको गवर्नमेंट को और सिविल सोसाइटी और हमारा जो माशरा है इन सबको मिल के इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों को हमने छोड़ दिया तो ये लोग गलत हाथों में पड़ जाते हैं, चाइल्ड लेबर के स्ट्रीम में चले जाते हैं, लोग इनको मैनिपुलेट करते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पे इनको इस्तेमाल करते हैं, और नतीजा इसका ये निकलता है कि गैर अखलाकी हरकत में ये पढ़ के हमारे मुआशरे में जो है ना एक नासूर की तरह ये एक उभर रहे हैं। तो हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका भी और बाकी भी तमाम मौजूद मेहमान, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस अहम मौजू पर हम सबकी रहनुमाई की, और यकीनन हमारे व्यूवर्स की भी रहनुमाई होगी कि हमें जो है एक माहौल बनाना है, ऐसा माहौल जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी तरबियत और तालीम दोनों एक साथ हासिल करें। यहाँ पे लेना एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दस्तरखान के आदाब क्या हैं जो हम भूल गए हैं, इन पर बात करेंगे। नाज़रीन, खाना खाने का तरीका और दस्तरखान के आदाब क्या हैं, इस हवाले से दीन इस्लाम किस तरह हमारी रहनुमाई करता है। आजकल हम सब किस किस तरह से खाने की बेहुरमती करते हैं और कौन कौन सी गलतियां करते हैं, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि खाने के हवाले से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो कराची से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोइज़, माइंड साइंस एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज़ आपके वक्त का। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अकील अहमद, इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो डॉक्टर अकील, पहले तो मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। आखिर दस्तरखान के कौन से आदाब हैं जो कि हम भूल चुके हैं और अब उसकी जो है बेहुरमती करने लग गए हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, दीन इस्लाम का ये इजाज़ है कि उसने ज़िंदगी की हर जहत के बारे में कामिल एक उसूल व ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस हवाले से अपना एक बड़ा आला उसवा हसना हमें पेश किया है, बताया है कि कैसे हमने इस फील्ड में चलना है। और ज़िंदगी में कुछ मामलात, कुछ मौक़े ऐसे होते हैं कि जब इंसान की तरबियत, अखलाक, तहज़ीब और शाइस्तगी का पता चलता है। उसमें से एक ये दस्तरखान भी है। खाना ज़रूरी है, लेकिन इसमें बुनियादी उसूल ये है कि इसराफ़ ना हो। बिल्कुल, कुरान करीम में हमें मिलता है कि आप खाएं पिएँ, बड़े मज़े से, शौक़ से, हलाल तैयब खाएं, लेकिन इसराफ़ ना हो, इसराफ़ नहीं होना। और आप देखिए कि उतना खाना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी कायम रहे, आप इबादत कर सकें, समाजी जो एक स्ट्रगल है उसमें हिस्सा ले सकें। अब आ रही खाने के आदाब। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से कबल हाथ धोते, भरपूर तवज्जो और आजिज़ी के साथ बैठते, और दूसरों को भी साथ मिला लेते, इज्तिमाइयत का दर्स होता, और इतने वक़ार और तहम्मुल के साथ तनावल फरमाते, रग़बत के साथ कि खाने का हक़ अदा हो जाता। और फिर उजलत में खड़े होकर खाना, और खाने को ऐसे खाना कि उसके आदाब मलहूज़ खातिर ना रहें, ये हमें नहीं मिलता। आपने फरमाया कि अकरिमुल खुब्ज़, कि ताम की इज़्ज़त करो। ताम की इज़्ज़त क्या होगी कि अल्लाह करीम ने आपको रिज़्क़ हलाल अता किया है, उसको आप इंटेक करें, खाएं, और अल्लाह का नाम लेकर खाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, दाएं तरफ से शुरू करें, दाएं हाथ से खाएं, जो आपके सामने मौजूद है वहाँ से खाएं, लोगों के सामने मत पकड़ें। और देखिए, दो सूरतें होती हैं खाना खाने के हवाले से, या आप मेहमान हैं या मेज़बान हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेहमान हैं अगर आप, तो आपके सामने जिसने जो रखा है उसकी हौसला अफजाई करें, खाने की मजम्मत ना करें। बिल्कुल। नबी करीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा मुबारक ये था कि आपके सामने खाना आता, अगर बिलफर्ज नापसंद भी होता तो आप ना खाते, खाने का ऐब बयान नहीं करते, क्योंकि किसी ने पता नहीं कैसे उसको अरेंज किया है, मौसमों की मेहनत से कैसे बनाया है, तो उसकी दिल आज़ारी से बचना मकसूद था। के लिए हम लोग आज क्या करते हैं, देखिए रमज़ान मुबारक हो या और मौसम आप देखते हैं कि कैसा होता है, ख़वातीन कितनी मेहनत मुशक्क़त से बनाती हैं, या कहीं हम मेहमान गए हैं तो मेज़बान ने पता नहीं पहले तो माली एतबार से कैसे उसको इकट्ठा किया है, फिर ख़वातीन ने मेहनत से बनाकर आपके सामने रखा है, और हम उसमें ऐब निकाल दें तो उससे उसकी दिल आज़ारी होगी। बिल्कुल ऐसे। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो आप देखिए कि अमूमन जब खाना बनता तो फरमाते शोरबा ज़्यादा कर लो कि पड़ोसियों को भी शामिल कर लें, और मेहमानों को साथ अक्सर हमें ये मिलता है कि आप शामिल कर लिया करते थे खाने में ताकि बरकत हो जाए।
ये मिल बैठ कर खाने की बरकत जो है ना, ये भी हमें उसवा हसना से मिलता है कि मिल कर खाया जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खाने के हवाले से हमें जो आदाब बताए हैं, अगर हम उन पर अमल करें तो यकीनन हम जो एक तो इसराफ से बच जाएंगे, दूसरा खाने की बेहुरमती से बच जाएंगे, तीसरा हमारी सेहत बरकरार रहेगी। ठीक है। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और हम बात क्योंकि करें खाने के आदाब की, तो हम चलते हैं जी डॉक्टर मोइज़ के पास। डॉक्टर मोइज़, आप बताइएगा, इंसान खाने के लिए कमाता है लेकिन खाना भी ढंग से नहीं खाता, ये किस तरह के अखलाकियात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो चंद चीज़ें हमें थोड़ी समझनी होगी। आज से कुछ सालों पहले, 100 साल 50 साल पहले, इंसान इसलिए खाना खाता था कि उसे तवानाई की ज़रूरत होती थी, उसे ज़िंदा रहने के लिए ताकत चाहिए होती थी। खाना सादा होता था, खाना तादाद भी कम होती थी। आज के दौर में इंसान जो खाना खाता है वो मुंह से नहीं खाता, वो आंखों से खाता है। बिल्कुल। क्योंकि खाने को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, वैरायटी ज़्यादा होती है कि उसकी आंखें जो है उस खाने को पसंद करती है। जब कोई चीज़ आंख को पसंद आ जाए, उसके अंदर लालच, हिर्स और ग्रीड आ जाता है। अब उससे क्या होता है कि एक तो खाने की क्वांटिटी, तादाद बढ़ जाएगी खाने की, यानी आप अपनी भूख से ज्यादा खाएंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप खाने के वक्त ये भूल जाते हैं कि आप जिस वक्त खाना खा रहे हो, ये चूंकि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, बहुत बड़ी नेमत है, तो इस वक्त खाना खाते हुए कम से कम बात करनी चाहिए आपको, जब तक जरूरी ना हो। आज खाना एक सोशल मीटिंग हो गई है कि जहां घर वाले रात का, स्पेशली रात का खाना जब मिलके खाते हैं तो पूरे दिन की एक्टिविटी डिस्कस की जाती है, जिसकी वजह यह है मेडिकली खाना खाते वक्त अगर आप दूसरी बातें डिस्कस करते हैं तो जो एनर्जी आपको चाहिए, जो कंसंट्रेशन चाहिए, जो कि लुकमे में जाती है, आपको पता है ना, आप जब सोचते हैं और लुकमा मुंह में जाता है तो आपकी सोच की एनर्जी उस लुकमे में जाती है और लुकमे की एनर्जी उस सोच की एनर्जी के साथ मिलकर फिर आपके निजाम हजम और आपके आसाब को मुतासिर अच्छी या बुरी तरह करती है। तो मेरे ख्याल में हमने जो बातें की अस्वाए हुस्ना की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बातें बड़ी जबरदस्त है अगर उसे अप्लाई किया जाए। मगर आज के दौर में लोग अप्लाई कहाँ करते हैं? आप देखते हैं कि किसी तकरीब में जब खाना खुलता है 2-3 घंटे के बाद, लोग उस तरह टूटते हैं उसके ऊपर जैसे सदियों में पहली दफा खाना खा रहे हो। तो यहाँ खाना जो है वो जरूरत के लिए नहीं है, हिर्स और लालच के लिए। बिल्कुल ऐसे है। ठीक हो गया। डॉक्टर वकील, खाना खाने के बेहतरीन आदाब क्या हैं? हमें किस तरह से दस्तरखान पर बैठी खाना खाना चाहिए? क्योंकि अक्सर होता है यहाँ पे दस्तरखान जो है हमारा, पहले होता था एक डिश जो है वो होती थी, अब हर एक का दस्तरखान तो एक है लेकिन खुराक अलग हो गई है। अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहले दस्तरखान सजाने से पहले पैसे चाहिए और पैसों के लिए अल्लाह ताला ने कसब का हुक्म दिया है कि कसब करो और वो भी हलाल तैयब हो। आप देखिए कि जब आपके सामने खाना रिज़्क़े हलाल होगा ना, आपको एक मेंटली और हार्टली बल्कि स्पिरिचुअली ऐसी सेटिस्फेक्शन हासिल होगी कि खाने का बड़ा अच्छा असर आपकी शख्सियत पर होगा। और वैसे भी जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि जो इंसान इनटेक करता है उसका असर ना सिर्फ उसके अखलाक व किरदार पर पड़ता है बल्कि वो जेनेटिकली भी असर जारी रहता है। बिल्कुल ऐसे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ और भूख को इकट्ठा ना करो। आपको भूख लगी है और कोई पूछे कि आप खाएंगे कुछ, तो आप कहें नहीं जी मुझे नहीं भूख लगी, तो ये भी अपने ऊपर ज्यादती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना ले जसदिका अलैका हक्का, इस वजूद का भी तुझ पर हक है। यानी हम आराम के वक्त आराम करें, खाने के वक्त खाना खाएं, सैर के वक्त सैर करें, इबादत के वक्त इबादत करें। यही फितरी दीन है और यही दीन का हुस्न है कि दीन इस्लाम एक इंसान के हर जज्बे की तस्कीन करता है। मुकम्मल दीन है, हमें हर चीज़ की अच्छा फिर आप देखिए कि आपने खाने पर फूंके मारने से मना किया है, खड़े होकर खाने की यानी आप खा तो सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन वकार इसमें कि बैठ कर तहम्मुल से खाया जाए। आप देखिए खड़े होकर जो खाना खाया जाता है उजलत में खाया जाता है और हुक्मा शादियों में ट्रेंड होता है। और शादियों के अलावा जो हमारी तकरीबात होती हैं, उनमें भी इफ्तारी जो होती है उसमें आप देख लीजिए क्या हालत होती है, एक वकार नहीं रहता है, एक शाइस्तगी नजर नहीं आती। अच्छा फिर आप ज्यादा गर्म खाना, बैलेंस नजर नहीं आता। फिर ज्यादा शदीद जो गर्म खाना होता है उसको आपने नापसंद फरमाया है।
फिर इसी तरीके से बर्तन उतना डाला जाए अपने बर्तन में, प्लेट में, जितना आपने आप खाना खा हो। सकते हैं। हम वो पहाड़ बना लेते हैं पहाड़ प्लेट्स में, बना लेते हैं और वो खाते भी नहीं है, ज़ाया करते और हैं फिर बिल्कुल। इसको जौक पे ले जाते हैं कि जनाब मुझे नज़र लग गई, पता नहीं अच्छा लिबास पहना था, वो लिबास की वजह से मोहतरम नज़र नहीं लगी, शायद आपने ओवर ईटिंग कर ली है। अच्छा, फिर देखिए घरों में जो इसराफ होता है, जो खाना बच गया है, आप अपने घर में जो वर्कर है या और जो लोग हैं जिनको नहीं मिला, फिर बूफे सिस्टम देखिए आज। बिल्कुल ठीक है, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एक सोशल मीटिंग हमने इसको बना दिया है। खाना तो हमारी बकाए सेहत के लिए है, बिल्कुल। कुव्वत के लिए है, एनर्जी के लिए। और देखिए अल्लाह ताला ने जो 5 सेंसेस दी हैं कुकिंग में और ईटिंग में, खाना बनाने में और खाना खाने में, इन 5 सेंसेस का बड़ा रोल है। बिल्कुल कि खाना गर्म या ठंडा होगा, जुबान बता जुबान देगी, बता टेस्ट देगी। ठीक है, खुशबू कैसी, नाक बता देगी, बताएगी। और उसकी हेत कैसी, आंख बता आंखें देगी, बताएंगी। उसकी सख्त है या नरम है, ये हाथ बता देगा, बताएंगे। हलाल है या नहीं, ये आपका दिल बताएगा कि आपने कमाया या नहीं बड़ी कमाया, कैसे खूबसूरत कमाया। बात कर दी डॉक्टर अकीला। अच्छा डॉक्टर मोइज़, वैसे आजकल ये होता है कि लोग जो हैं, बच्चे हैं, घरों में खाना कोई एक टाइम में नहीं खाता, दस्तरखान पे बैठ के ख़ास तौर पे नहीं खाया जाता। पहले ज़मानों में होता था कि माएँ बच्चों को एक थाल में खाना खिलाती थी कि इनमें प्यार मोहब्बत बढ़े और जो है ना एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा हो। अब वो तरीके नहीं रहे। हमें चंद बातें बड़ी अजीब व गरीब है जो समझ नहीं होगी। एक तो मैं डॉक्टर साहब की बातें सुन के बड़ा खुश भी हुआ, हैरान भी हुआ कि काश हम आम इंसान को ये बातें नहीं पता रिस्क के हवाले से और अल्लाह की इस नेमत के हवाले से क्या आदाब है। बचपन में हमारे माँ बाप बताया करते थे, मगर आज वो आदाब कहाँ हैं। मैं बहुत जिंदगी के बहुत अय्याम मैंने मगरिब में भी गुजारे, में हैरत है मुझे कि वहाँ मुसलमानी है मगर आपको ये अक्सर आदाब वहाँ मिलेंगे। वहां लोग खाना जाया नहीं करते, वहां लोग खाना ज्यादा नहीं लेते, खाना खाते वक्त तवज्जो के साथ खाना खाते, बहुत ज्यादा बातें नहीं करते। हमें ये तमाम चीजें हमारे दीन ने हमें दी है, मगर हमारे पास पता नहीं क्या हो गया है कि हम उन आदाब को भूल गए हैं। अब सवाल जो आपने कहा मुझसे वो बताते चलूं, इस वक्त हमारा माशरा और हमारा क्या मतलब देखा जाए कि जहां जहां बैरूनी मालूमात हम पर असरअंदाज हो रही है वो इतनी ज्यादा असरअंदाज हो रही है, मगर आप कहें तो मैं उतार दूं क्योंकि आवाज मुझे बाउंस बैक कर रही है, मेरे लिए मुश्किल हो रही है। जी आप बोलें। देखिए, अगर हम इस बात को समझे कि मालूमात, बैरूनी मालूमात, जो इंफॉर्मेशन एज हमारी है उसने इतनी ज्यादा हमें इन्वॉल्व कर दिया है कि हमारे पास जो वक्त होता था जिसमें हम फैमिली साथ मिलके खाना खाते थे या औकात थे डिसिप्लिन के, वो अब हमारे पास चले गए। हमारे घरों में भी बुराइयां ये की हमारे माँ बाप ने कि हमारे माँ बाप ने वो सख्ती नहीं रखी कि जी रात को ईशा के बाद, मुझे याद है ईशा के बाद हम सब मिलके खाना खाते थे। दोपहर को खैर हम स्कूल से आते थे, वालिद होते नहीं थे, वो अपने बिजनेस में होते थे, तो दोपहर को हम भाई बहन सारे मिलके अम्मा के साथ खाना खाते थे। वो निजाम अब चला गया। अब हर आदमी अपनी इनफरादी शख्सियत के गुरूर में इतना मगन है और वो अपने आप को इतना बड़ा समझता है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो। वो ये समझता है कि वो एक इनफरादी शख्सियत रखता है, उसका मन है वो जब चाहे खाए और माँ बाप इस पर रोकते नहीं है। अगर वो बच्चा कहता अम्मी अभी मुझे भूख नहीं है, मैं 2 घंटे के बाद खाऊंगा, तो अम्मी कहती ठीक है। क्यों कहती है जी? उनको कहे खाना खाना है तो खाए, नहीं खाना तो भूखे रहो, अब खाना रात को मिलेगा। अगर ये थोड़ी सी आप डिसिप्लिन घर के अंदर इन्फोर्स करें तो उसका फायदा ये होगा कि एक तो फैमिली का गेट टुगेदर हो जाया करेगा, लोग साथ बैठ के खाएंगे, एनर्जी शेयर होगी, और वो जो टाइम आपको आमतौर पर नहीं मिलता कि बच्चा अपने टीवी पे या अपने मोबाइल फोन पे कुछ और देख रहा है, माँ बाप किसी और चीज में मसरूफ है, तो वो फैमिली को टाइम मिला करेगा खाने पर, खाने के टाइम मिलेगा। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान। इमरान गौरव से। जी इमरान, क्या बात करना चाहते हैं? मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जी अच्छा, इमरान की कॉल ड्रॉप हो गई है। हम बात करें खाने के आदाब पर। डॉक्टर अकील, जिस तरह के डॉक्टर मोइज़ ने भी कहा कि हम वो पुराने आदाब भूल गए हैं, और खाने के आदाब किसको नहीं पता, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इस्लाम में खाने के आदाब एक अच्छे तरीके से बता दिए गए, लेकिन फिर भी जब आदाब बता दिए गए हम उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है जो कि हम अपनी चीज़ों से दूर जा रहे हैं? अच्छा, उसकी और अंग्रेज़ उनको अपना रहे हैं। देखें, वो अपनाए या ना अपनाए, सवाल ये है कि मैं नाम लेता हूँ दीन का, कुरान का, बिल्कुल, तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, मैंने अपने अमल से दीनी तालीमात को फ़रोग देना है। बिल्कुल ऐसे। आजकल जो हमारे फ्लाज जो आते हैं समाजी, उसमें देखिए कि पेरेंट्स की जो ना लैक ऑफ अटेंशन है। मसलन बच्चे का उन्हें कोई नहीं पता खाने पीने का, और बसियार खोरी भी हो रही है, और
कह लें कि बैलेंस डाइट के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पहली बार दुनिया को एक शेड्यूल्ड लाइफ का कंसेप्ट दिया है, और उसके लिए देखिए कि इबादत इस्लामिया उस शेड्यूल्ड लाइफ को के लिए एक मुआवन है। रमज़ान देख लीजिए, क्या पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि आप इस मैदे पर, स्टमक पर बोझ कम डालेंगे तो आपकी सेहत बरकरार रहेगी। तो खाने के आदाब में ये भी है कि आपकी टाइमिंग एडजस्ट हो, आप खाने के लिए जिंदा ना रहें बल्कि जिंदा रहने के लिए जिंदा रहने के लिए खाना ठीक चाहिए। है। और देखिए आप इनटेक कर क्या रहे हैं। अल्लाह ताला देखिए, अल्लाह ताला ने बच्चा दुनिया में आता है तो उसके रिस्क का बंदोबस्त कर दिया है, बिल्कुल कैसे शानदार सूरत में किया है। और माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों को जहाँ पे वो इतना एंटरटेन करते हैं हर हवाले से, उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ मौजूद है इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम, इमरान बोल रहा हूँ शोरकोट से, सैयद इकरा बुखारी। जी इमरान, बात करिएगा। मैं बताना ये चाह रहा था कि हमें जब भी खाना खाना चाहिए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, उसको मद्देनजर रख के खाना खाना चाहिए। जी कि जब भी हम खाना खाएं तो खाने के 3 हिस्से करना चाहिए, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा सांस का। आजकल हमें जितनी भी बीमारियां लग रही हैं, अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को फॉलो कर लें तो हम 100% ये तमाम किस्म के मोटापे और हर बिल्कुल ठीक हो गया। वाकई में बिल्कुल हम अगर इन चीज़ों के ऊपर फॉलो करें और इन हदीस जो उन्होंने बताइए कि 3 हिस्से कर दिए गए खाने में, एक खाने का, एक पानी का और एक सांस का, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी डॉक्टर साहब। अच्छा, आप देखिए कि हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि हम पहले खूब खाते हैं, फिर उसको बर्न करने के लिए डॉक्टर जब मना करता है फिर बस करते हैं। क्या आपका जहन काम नहीं कर रहा? जो दीन ने बताया, पहली बात तो ये खूब भूख लगे तो खाएं, और भूख बाकी हो तो हाथ पीछे कर लें। ये आपके ज़ब्त और सब्र का इम्तिहान होता है खाने की टेबल, कि आप किस तरीके से अपने नफ्स पर कंट्रोल करते हैं। अब नफ्स पर कंट्रोल करने का इंस्ट्रूमेंट सब्र ही है, बाहर से कोई दवाई नहीं मिलती नफ्स को कंट्रोल करने की। अच्छा, एक दो बातें ऐसी भी जो हमें आजकल टिश्यू कल्चर आ चुका है, लेकिन हाथ धोए जाएं पहले खाने से पहले। कितने आपकी आलूदगी, जरासीम, पोल्यूटेड हैंड्स होते हैं, उनको धो लेंगे। खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं। जब आपके हाथों में काफ़ी चीज़ें ऐसी लग जाती हैं, धोएं और दुआ मांगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए, अल्लाह के नाम पे ख़त्म किया जाए, तो इसकी जो जिस्मानी बरकतें तो हैं ही हैं, रूहानी बरकतें भी हो जाएंगी। बिल्कुल। और फिर जब हम अल्लाह ताला फिर खाने में भी इजाफा करता है। बिल्कुल। और जब किसी के यहाँ जाते हैं, किसी ने हमारी दावत की है, किसी भी तरीके से की है, वो वलीमे की हो, अकीके की हो, इफ्तार की हो, या वैसे ही बुलाया हो, तो अल्लाहुम्मा बारिक लहुम, यानी या अल्लाह इसके जो इसको रिज़्क़ अता किया, फ़ीमा रज़क़नाहुम, उसमें बरकत दे और इस पर रहम फरमा, इसकी मग़फ़िरत फरमा, उसकी दिल जोई करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सहाबा इकराम दावत करते थे, तो ज़ाहिरी बात है उस दौर में जो उनके पास होता वो पेश करते, आप शफ़क़त फरमाते, उसको खाते, दुआएं देते। तो हमें भी ये आदाब सीखने चाहिए। आजकल हमने देखिए, ये भी नमूदो नुमाइश का दौर है कि एक शख्स ने अगर मोहल्ले में खूब बच्ची की शादी पर खाने का एहतमाम किया, दूसरा इतना नहीं कर सकता, तो क्या हम सादगी को फ़रोग नहीं दे सकते? क्या ये लेसन हमें सिंपलिसिटी का नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया? बिल्कुल कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तो अपने जो आपने निकाह फरमाए अपनी बच्चियों के किए, जन्नत के ख़वान आ सकते थे बेशक, लेकिन आपने सादगी का दर्स दिया है ताकि उसमें सबको शामिल किया जाए और लोगों के लिए मुश्किल ना हो। लोगों के लिए मुश्किल ना हो। बड़ी खूबसूरत हमारे इस्लाम ने हमारे लिए आसानियाँ की हैं। डॉक्टर मोइस, 1 मिनट में आपने जवाब देना है, और सवाल ये है कि जैसे हम शादियों में जाते हैं, 1000 रुपये सलामी देनी है, और सलामी जो हमने पूरी करनी है वो हमने पूरी करनी है खाने को खा कर, और इतना खाना खा लिया जाता है और उसको डाल लिया जाता है और ज़ाया कर लिया जाता है। तो ये कहाँ की अखलाकियात हैं? ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मेरे ख्याल में सच्चाई तो ये है कि अगर हम अपने माशरे में देखें तो अखलाकियात का जनाजा उठ चुका है। मुझे हमारे माशरे में अखलाकियात बहुत कहीं नज़र आती है, बहुत कम नज़र आती है। कुछ असातिज़ा ऐसे जिनमें अखलाकियात नज़र आती है, कुछ माँ बाप हैं, कुछ पुराने वक्तों के लोग हैं जिन्होंने आज भी इन अखलाकियात को संभाल के रखा है। मुझे अखलाकियात नज़र नहीं आती। कहते हैं कि अगर आपको किसी कौम का डिसिप्लिन अखलाक देखना हो तो आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ और वहां उसकी ट्रैफिक के निजाम को देखें, लोग किस तरह गाड़ी चलाते हैं, आपको पता चल जाएगा उस कौम में इखलाक कितना है। लोग रास्ते पे कचरा कितना फेंकते, उससे इखलाक का पता चल जाएगा। तो अब इसलिए कि अब हमें करना क्या होगा, मेरे ख्याल में हम सोल्यूशन की तरफ आए। हमें मीडिया के जरिए बच्चों की और बड़ों की तरबियत करनी होगी। अगर मैं बैसियत आप गाड़ी चलाते हुए अगर मैं ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करता हूं, गाड़ी से कोई चीज बाहर नहीं फेंकता, तो मेरा बच्चा भी नहीं फेंकेगा।
अब हम में से हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश करे कि हम ऐसी तकरीब में जाएं तो हम कम खाना लें, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए दिल के अंदर कि हम इसकी खुशी में शामिल हैं। अगर हम उसको जो लिफाफा देते हैं वो हम अपनी खुशी से उसकी खुशी में शामिल होने के लिए देते हैं, और वो जो हमें खाना मिलता है उसकी तरफ से जो दावत होती है वो उसकी मेहरबानी, उसका एहसान हम पर कि हम घर भूखे नहीं जाएंगे। बस ये सोच रखें हम। बिल्कुल, ये सोच अगर हम सोच लें तो हमारा जो है ना ज़िंदगी का और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारे व्यूवर्स की रहनुमाई हो, खाने के आदाब जो हैं उन्होंने आज सीखे होंगे एक बार फिर से, क्योंकि आदाब जो हैं खाने के वो तो हमारे इस्लाम ने हमें दिए ही हैं, लेकिन हमें उनको अमल करना है, उन पर अमल करना है, और उनको अमल जब करेंगे तो हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी, हम दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाएंगे। प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे 9 से 11। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।